स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने factors affecting resistance पढ़ा था ना। What are the factors which affects the resistance of a conductor? The length of the conductor, the area of the cross section, the material, है ना, temperature, heating। ठीक है, तो आज एक आध क्वेश्चन करते हैं। उसके लास्ट में भी कल एक आध क्वेश्चन किए थे ना। चलो एक आध क्वेश्चन और करते हैं, फिर अपन आगे चालू करते हैं। चलो लिखना है क्वेश्चन। A cylindrical conductor, a cylindrical conductor, a cylindrical conductor of length L, and uniform area of cross section, and uniform area of cross section, and uniform area of cross section A, and uniform area of cross section A has resistance R, has resistance R, has resistance R, capital R. Okay? Full stop. Another conductor, another conductor, another conductor of length 2L, another conductor of length 2L and resistance R, and resistance R, another conductor of length 2L and resistance R of the same material, of the same material, of the same material has area of cross section, as area of cross section. The options are इसके हवा में मत A/2, 3A/2, 2A, 3A। ठीक है, क्वेश्चन एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। A cylindrical conductor of length L, area of cross section A has resistance R। समझ रहे हैं? एक हमने सिलेंड्रिकल वायर ले लिया, जिसका लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, और उसका रेजिस्टेंस कितना है? R। अब उसी मटेरियल का एक और वायर लिए, पर अब लेंथ डबल ली। ठीक है, और अभी भी उसका रेजिस्टेंस R ही है। इसका मतलब एरिया क्या लिए होंगे, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या रहा होगा। तो इन चार ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन बैठेगा जिससे उसका रेजिस्टेंस सेम रहे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या करना पड़ेगा, बनाओ ना एक बार, लिख के देखो ना एक बार। R is रो L by A, पहले वाले के लिए। ठीक है, दूसरे वाले के लिए R को मैं, दोनों आ रही है, इज इक्वल्स टू रो भी सेम रहेगा क्योंकि मटेरियल सेम है दोनों का, राइट। L की जगह हो जाएगा 2L, और एरिया निकालना है तो उसको A डैश ले लो या A2 ले लो, जो लेना है। ठीक है, उसकी वैल्यू निकालना है A के टर्म्स में, राइट। अब ये दोनों बराबर है, रेजिस्टेंस इज सेम, तो रो L by A इज इक्वल्स टू रो 2L by A डैश। रो और रो कैंसिल, L L कैंसिल, A डैश इज इक्वल्स टू 2A, ना कि A by। फिर बोल रहा था बना के हवा में मत। क्वेश्चन जब तक आप लोग पेन पेपर उठाओगे नहीं, आपका क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। ये पहले कंडक्टर का रेजिस्टेंस है R इज इक्वल्स टू रो L बाई A। ये दूसरे कंडक्टर का रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू रो,
उसका लेंथ 12 है और एरिया हमें निकालना है, तो ए डैश लिख दिया मैंने, राइट। अब ये बोला है कि दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, तो मैंने दोनों के रेजिस्टेंस को इक्वेट कर दिया। बस अब रो रो कैंसिल, एल एल कैंसिल, ए डैश का वैल्यू निकल जाएगा एक के टर्म्स में। क्लियर है? हाँ पक्का? एवरीवन नोट करो उसको, आपका आंसर हो जाएगा 2A। देखो अगर बताना भी चाहो तो ऐसा समझ लो यहाँ पे A/2 क्यों होगा, अगर आपको कैसे कुछ लोग बोले A/2 होगा, आपने लेंथ को डबल किया तो रेजिस्टेंस डबल होगा कि नहीं होगा? पर हमें रेजिस्टेंस तो सेम चाहिए, तो उसके रेजिस्टेंस को कम करना पड़ेगा, और रेजिस्टेंस एरिया बढ़ाने से कम होता है, एरिया कम करने से रेजिस्टेंस और बढ़ जाएगा। अगर A/2 लोगे ना तो 4 मतलब रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, जबकि हमको रेजिस्टेंस तो सेम चाहिए ना। तो अगर आपने लेंथ को लंबा किया है, ठीक है, तो ये आप लोग वो समझ रहे हो क्या कि हमने उसी वायर को लंबा किया तो उसका लेंथ डबल हुआ तो एरिया हाफ हो गया, तो ऐसा थोड़ी ना है। ऐसा तो बोला ही नहीं कहीं पे भी। ये तो अपना लास्ट क्लास का क्वेश्चन था कि उसी वायर को अपन खींचे हैं, ऐसा थोड़ा बोला है यहाँ पे। आपको मैंने मटेरियल दे दिया, कॉपर का एक बंडल दे दिया वायर का, आपने उसका एक लेंथ काटा और उसका रेजिस्टेंस आर निकला। अब एक और दूसरा बंडल दिया मैंने आपको उसी कॉपर वायर का, ठीक है, इसका आपने लेंथ डबल काटा और रेजिस्टेंस दोनों का सेम आ रहा है, इसका मतलब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा, नहीं? अभी तो रेजिस्टेंस बराबर है, लेंथ लंबा लेने के बाद भी दोनों का रेजिस्टेंस बराबर आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा, ना कि सॉरी डबल होगा, ना कि हाफ। क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम होता है, लेंथ बढ़ती है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो यहाँ तो आपने लेंथ को डबल कर ही दिया ना, तो रेजिस्टेंस तो उस हिसाब से 2R होना चाहिए, बट रेजिस्टेंस तो R ही है, इसका मतलब एरिया बढ़ना चाहिए, तभी तो रेजिस्टेंस कम होगा। क्लियर है? अगर ए को भी A/2 कर दोगे ना तो रेजिस्टेंस पहले का 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमको सेम रखना है रेजिस्टेंस। क्लियर है? चलो नोट कर लो उसको। Done? हाँ, एक और क्वेश्चन। अ मेटालिक वायर, a metallic wire, a metallic wire will have lowest resistance, will have lowest resistance in which of the following case? In which of the following case? A metallic wire will have lowest resistance in which of the following case? ब्रैकेट में एल का मतलब एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर लिखना, ब्रैकेट में लिखो एल है लेंथ ऑफ वायर एंड बी है डायमीटर ऑफ वायर। ठीक है, ये चार ऑप्शन है, एक बार देखो अच्छे से क्वेश्चन। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? हाँ? कितने लोग ए बोल रहे हैं? बी, सी,
बाकी लोग डी बोलो, कुछ बोल ही नहीं रहे। डी देखो, लोएस्ट रेजिस्टेंस बोल रहा है लक्ष्य, तो डबल द लेंथ करोगे तो रेजिस्टेंस तो बढ़ जाएगा ना। हाँ तो ये तो बराबर ही रहेगा, फिर तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हमको तो दोनों तरफ से रेजिस्टेंस को कम करना है। जितना ज्यादा लेंथ लोगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। यहाँ तो हमें लोएस्ट रेजिस्टेंस चाहिए, तो लेंथ को जितना कम रख सकते हो उतना कम रखेंगे। तो L/2, L/2 वाला यही ऑप्शन दिख रहा है पहला। ठीक है, और एरिया के रेस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, एरिया जितना ज्यादा बढ़ेगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा। एग्री करते हो ये दोनों फैक्टर से? ये दोनों फैक्टर रेजिस्टेंस को कम करते हैं, लेंथ का कम होना, एरिया का बढ़ना। लेंथ का कम होना और एरिया बढ़ भी रहा है। यहां पे सिर्फ लेंथ बढ़ रहा है, एरिया उतना ही है। यहाँ पे लेंथ बढ़ा है, एरिया कम हुआ है, तो ये तो इसके जैसे ही बराबर रह जाएगा। समझ रहे हो? एक ने रेजिस्टेंस को बढ़ाया, दूसरे ने कम कर दिया, तो वो तो बराबर उतना ही रहेगा ना, जितना इसका इतना ही इसका आएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जब जब आपका एल और डी, एल लेंथ का वायर लिया, डी का डायमीटर का मैंने वायर लिया, उसको मैंने लेंथ को डबल किया तो रेजिस्टेंस डबल होगा, बट एरिया को हाफ कर दिया तो रेजिस्टेंस भी आपका हाफ नहीं बढ़ेगा। तो ये बराबर ही हो जाएगा रेजिस्टेंस। लेंथ के कारण बढ़ा है, अच्छा इसके कारण भी बढ़ रहा है, वो हाईएस्ट ही होगा, ज्यादा ही होगा। हमको तो लोएस्ट चाहिए ना, तो लोएस्ट सिर्फ इसी में आ रहा है, जहां पे लेंथ के कारण भी रेजिस्टेंस कम हो रहा है और एरिया के कारण भी रेजिस्टेंस कम हो रहा है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हैंड डालना, इसके और क्वेश्चंस करेंगे अपन, तो पहले एक टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट हैंड डालो। कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ, अगर आपके पास रेजिस्टर्स है बट उस क्वांटिटी का नहीं है जो आप लगाना चाहते हो सर्किट में, तब आप क्या करते हो, आप मल्टीपल रेजिस्टर्स को कंबाइन करके एक रेजिस्टेंस बनाते हैं। तो हम दो तरीके से कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, सीरीज एंड पैरेलल। जैसे फॉर एग्जांपल, एक जैसे एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, मान लो आपको अपने सर्किट में ना 5 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए। यू नीड अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम इन योर सर्किट। क्वेश्चन समझ आ रहा है? पर आपके पास 1 ओम वाले रजिस्टर्स ही है, आपके पास 1 ओम वाले रजिस्टर्स ही अवेलेबल है अभी फिलहाल स्टॉक में। 5 ओम का रजिस्टर एक नहीं है, बट यू हैव अ 1 ओम रजिस्टर, और ये आपके पास बहुत सारे, तो आप इसको यूज करके ये अचीव कर सकते हैं। 1 ओम का रजिस्टर को ही यूज करके ना आप 5 ओम बना सकते हैं। कैसे? बाय कनेक्टिंग ऑल द 1 ओम रजिस्टर्स इन सीरीज, और ऐसे 5 लेने पड़ेंगे हमें, क्योंकि सीरीज में रजिस्टर्स आपस में ऐड हो जाते हैं। अब ये बोल सकते हो कि सीरीज में रजिस्टर्स का रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है। ये 5 रजिस्टर्स बने हुए हैं, these are 5 रजिस्टर्स, सीरीज में इनका रेजिस्टेंस आपस में ऐड हो जाए। तो ये अगर 1 ओम का है, ये 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 1 ओम का है, तो ऐड करके कितना हो जाएगा? 5 ओम का रजिस्टर। तो आपको मार्केट जाके एक अकेला रजिस्टर 5 ओम का लाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास एक एक ओम के 5 है, तो आप उसको एक साथ कनेक्ट कर दो, तो वो 5 की तरह बिहेव करेगा। हाँ हाँ, वेरिएबल रजिस्टर को डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन वो आपका वेरी कर सकता है एक रेंज में। तो आप उसको 5 में भी सेट कर सकते हो, उसको आप 3 में भी सेट कर सकते हो, उसको 2.5 में भी सेट कर सकते हो, उसको 5, 5.5, 8 में भी सेट कर सकते हो, उसके रेंज के हिसाब से। मतलब अगर वो ना वेरिएबल रजिस्टर्स 0 से लेके 15 ओम का होगा, तो आप उसको उस रेंज में कहीं पे भी सेट कर सकते हो। नॉब वाला मैंने एग्जांपल ना, नॉब घुमा के हम उसके रेजिस्टेंस को सेट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये क्या रहता है, सीरीज कॉम्बिनेशन, जहां पे रेजिस्टेंस बैक टू बैक कनेक्टेड होते हैं।
आप ये बोल सकते हैं कि अगर ये हेड है, ये टेल है, ये हेड है, ये टेल है, ये हेड है, ये टेल है, ऐसा कुछ वहां पे होता नहीं है, दोनों पार्ट एक ही जैसे होते हैं। अगर ऐसा बैक टू बैक कनेक्टेड है ना, तो इसको अपन कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर है? अब मान लीजिए, अब उल्टा केस है, केस उल्टा है। आपको चाहिए 1 ओम का रेजिस्टेंस अपने सर्किट में, पर आपके पास 5 ओम का अवेलेबल है। आपके पास जो रजिस्टर अवेलेबल है ना, वो 5 ओम का है, बट आपको सर्किट में लगाने के लिए सिर्फ 1 ओम की जरूरत है। अब 5 लगा दिए ना, तो वो कुछ ज्यादा ही करंट को लिमिट कर देगा, तो आपके डिवाइस को उतना करंट ही नहीं मिल पाएगा, तो वो कैसे चालू होगा? समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? जैसे कभी कभार लो वोल्टेज हो जाता है तो हमारी लाइट डिम जलती है, मतलब आपके लाइट को फैन फैन धीरे हो जाता है, भले 5 में चल रहा है बट अचानक से धीरे हो जाता है, क्योंकि उसको उतना सप्लाई नहीं मिल रहा होता जितना उसको चाहिए। तो उस केस में वो अपना फुल फुल फोर्स से काम नहीं कर पाएगा। यहाँ भी वही होगा, अगर आपको रिक्वायरमेंट 1 ओम के रेजिस्टेंस की है पर आपके पास 5 ओम के रेजिस्टेंस अवेलेबल है, तो अगर आपने सोचा कि चलो एक छोड़ो 5 के लगा देता हूं मैं, तो उससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, ज्यादा रेजिस्टेंस दे दिया तो करंट कम हो जाएगा, और जिस चीज को आपको ड्राइव करना है, चलाना है, उसको उतना करंट नहीं मिल पाएगा चलने के लिए। समझ क्लियर? तो अब क्या करेंगे, वैसे ही जैसे हमने 1 ओम को सीरीज में कनेक्ट करके 5 बनाया ना, आप 5 को पैरेलल में कनेक्ट करके एक बना सकते। 5 ओम के रेजिस्टर्स को लेके पैरेलल में कनेक्शन करेंगे अगर अपन, तो उनका कॉम्बिनेशन 1 ओम बनाया जा सकता है। कैसे, ध्यान देना। ये एक 5 ओम का रेजिस्टर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये 5। अब यहाँ पे देख रहे हो, ये अगर एक रजिस्टर है, ऐसी दूसरा रजिस्टर का तीसरा, चौथा, पांचवा रखा, सबका एक एंड एक साथ कनेक्टेड है और सबका दूसरा एंड एक साथ कनेक्टेड है। वहां पे ऐसा नहीं था ना, वहां पे तो हम एक के बाद एक के पीछे एक रख रहे थे ना, दैट वाज सीरीज। वो क्या था? सीरीज कॉम्बिनेशन। बट यहाँ पे हम सारे रजिस्टर का एक एंड एक साथ जोड़ दिए और सारे रजिस्टर का दूसरा एंड एक साथ जोड़ दिए, इसको पैरेलल कनेक्शन। समझ में आ रही बात? अब सीरीज में तो सिंपली ऐड हो गया था वो, बट पैरेलल में क्या होगा, ये सारे 5 ओम के है ना, आया ना? तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको ऐड करना होता है उनका रेसिप्रोकल। हम डायरेक्टली ऐड नहीं करते, क्या करते हैं, उनका रेसिप्रोकल को ऐड करते हैं, और जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस आने वाला उसका भी रेसिप्रोकल। मतलब अगर इसका कॉम्बिनेशन निकालना है कि इसका एग्जैक्ट रेजिस्टेंस कितना है, पैरेलल में 5 ओम के 5 रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगाने के बाद वो कितने ओम का बिहेवियर शो कर रहा है ना? क्लियर? जब तक वो अकेला था ना, वो 5 ओम का था, पर अब वो अपने जैसे 4 और के साथ पैरेलल में कनेक्ट हो चुका है, तो अब वो 5 ओम का नहीं रहा। तो कितने का है वो निकालने के लिए उसका कॉम्बिनेशन को आरपी बोलते हैं, क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है। 1/RP इज इक्वल्स टू 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5। वहां हम डायरेक्टली सीरीज में ऐड करते थे, यहाँ हम रेसिप्रोकल को ऐड करते हैं। समझ रहे हो? क्लियर है? सबका नीचे 5 है तो एलसीएम 5 हो जाएगा। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 5/5। 1/RP इज इक्वल्स टू 1, तो RP इज इक्वल्स टू 1। मतलब आपके पास ये 5 ओम के 5 रजिस्टर, आपने उनको जब पैरेलल में कनेक्ट किया तो इट इज बिहेविंग लाइक 1 ओम, और यही 5 को सीरीज में लगा दोगे तो 25 ओम ऐड। समझ रहे? तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने पास जो अवेलेबल रेजिस्टेंस है, उनको अलग अलग तरीके से कनेक्ट करके अपना रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं। समझ गए? पक्का? हाँ, एक एग्जांपल और ले। हाँ, चलो देखना है वाला क्वेश्चन। ऐसे ही जस्ट बता रहा हूँ, इसको कुछ लिखना मत है ना। एक रजिस्टर ये है और ये दो रजिस्टर, ठीक है? ये 1 ओम का है, ये 2 ओम का है, और ये भी 2 ओम का है। ये आपके सर्किट में लगे हुए हैं अभी, ठीक है? सर्किट ना,
मतलब मुझे जो रेजिस्टेंस चाहिए था ना वो इन सबसे नहीं मिल रहा था मुझे, मे भी हो सकता है नहीं मिल रहा होगा, इसलिए मैंने उसको कॉम्बिनेशन ऐसा कुछ किया। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है कॉम्बिनेशन आपको, 1 ओम का रजिस्टर इन दोनों के पैरेलल के साथ सीरीज में आया ना, ये 2 और 2 पैरेलल में दिख रहा है। देखो इन दोनों का ये पार्ट एक साथ कनेक्टेड है और दूसरा पार्ट भी एक साथ कनेक्टेड है, बट इनका जो कॉम्बिनेशन होकर एक रजिस्टर आएगा वो इसके साथ सीरीज में कनेक्टेड है। तो पहले 2 और 2 का कॉम्बिनेशन क्या होगा, 1/RP इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/2। तो एलसीएम 2, 1 प्लस 1 यानी कि 2/2 यानी कि 1 ओम आएगा। अब 1 ओम इसके साथ सीरीज में यानी कि कितना आएगा आपका आंसर, 1 प्लस 1 यानी कि 2 ओम। तो एक्चुअली में इस पूरे का मतलब 2 ओम है, तो आप चाहो तो इसको पूरे को रिप्लेस करके 2 ओम का रजिस्टर भी लगा सकते हो एक ही बार। समझ में आ रहा है क्या मतलब दिया, 2 ओम का रजिस्टर पैरेलल में लगाए और 1 ओम का सीरीज में लगाए, कॉम्बिनेशन तो 2 ओम ही आ रहा है नहीं, तो सीधा सीधा इसको हटा के 2 ओम का ही लगाओ ना, है क्लियर, ठीक है ना। ठीक है, इसको लिखते हैं, कहीं डाल दियो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इक्वल्स टू नीचे इन सर्किट्स, इन सर्किट्स, इन सर्किट्स used in appliances, in circuits used in appliances, appliances मतलब घर में जितने भी आपके चीजें जो आप उसको आप इलेक्ट्रिसिटी से चला रहे हो, those all are appliances, ठीक है। used in appliances comma a number of resistors are connected in a number of resistors are connected in a number of resistors are connected in a particular way, particular way depending on the objective, depending on the objective, depending on the objective। मतलब आपका डिजायर्ड रेजिस्टेंस क्या है, आप क्या चाहते हो रेजिस्टेंस, उस हिसाब से हम उसको अलग अलग फॉर्म में अरेंज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले लिखना रेजिस्टर्स इन सीरीज, रेजिस्टर्स इन सीरीज, रेजिस्टर्स इन सीरीज। आइकन आके रिवर्स में, when a number of resistors are joined, when a number of resistors are joined, when a number of resistors are joined end to end, end to end, end to end, so that so that so that same current flows through each, so that same current flows through each, comma the resistors are said to be connected in series, the resistors are said to be connected in series, the resistors are said to be connected in series। देखो इसका क्या मतलब हुआ, ये एक 3 वोल्ट की बैटरी सेल, ठीक है, और मैंने 3 रेजिस्टर्स ले लिए R1, R2 एंड R3, ठीक है। और हो जाएगा आपको, हाँ वी पोटेंशियल का सेल है, R1, R2, R3, 3 बैटरी है, सॉरी 3 रेजिस्टेंस है, ठीक है, कनेक्टेड इन सीरीज, राइट। ये बैटरी या ये सेल जो भी करंट प्रोड्यूस कर रहा होगा, इसके पास एक ही पाथ है ना ट्रैवल करने के लिए, और कोई पाथ तो नहीं। अगर यहाँ 4 गाड़ियां हैं, इनको यहाँ तक जाना है तो इनके पास तो एक ही रास्ता दिख रहा है, तो चारों गाड़ियां यहीं से होते हुए गुजरेंगी,
और कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास, समझ रहे हैं, और कोई रूट नहीं है, दूसरी अल्टरनेट पाथ नहीं है, राइट। तो चारों गाड़ियां यहीं से आएंगी। इन द सेम वे ये सेल जो भी करंट प्रोड्यूस करने वाला है वो सेम करंट R1 से फ्लो करेगा, वही सेम करंट R2 से फ्लो करेगा, और वही सेम करंट R3 से फ्लो करेगा। तो जब भी रजिस्टर्स सीरीज में कनेक्ट होते हैं उनमें सेम करंट फ्लो करता है। वो ये भी आप लोग लिखे सो दैट, ऐसा कुछ लिखा ना, they are connected in such a way that same current flows through each. ठीक है, the arrangement is said to be in series. The resistors are said to be connected in series. ठीक है, तो ये आपका तीनों में I करंट सेम फ्लो है। यहाँ तक क्लियर है। अब एक और दूसरा चीज देख लो, ये पोटेंशियल जो लगा है बैटरी V वोल्ट की, क्या ये तीनों से डायरेक्टली कनेक्टेड है? नहीं ना, इसका पॉजिटिव एंड इस वाले रजिस्टर से कनेक्टेड है और इसका नेगेटिव एंड इस वाले रजिस्टर से। आया ना, है ना। तो बेसिकली क्या हो रहा है, जब करंट फ्लो करेगा ना इनसे, तो करंट को कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बैठे हैं अपोज करने के लिए। रजिस्टर्स का काम तो अपोजिशन का ही होता है ना, बट करंट को फ्लो करना है, करंट उतने ही क्वांटिटी में तीनों से फ्लो करने वाला है। बट जब भी करंट फ्लो करेगा ना, ये करंट को अपोज करे, तो करंट हैज टू डू सम वर्क, और उसी वर्क को तो अपन पोटेंशियल बोलते हैं ना। तो जब करंट यहां से फ्लो करेगा ना, तो हर रजिस्टर में एक पोटेंशियल ड्रॉप होता है, वर्क हैज टू बी डन, ताकि करंट वहां से फ्लो कर सके। और क्योंकि वर्क करना पड़ रहा है इसलिए ड्रॉप बोल रहे हैं। आपके पास अगर एनर्जी होगी, मेरे सुबह से स्कूल गए थे ना, सुबह जब स्कूल पहुंचे थे तब बहुत एनर्जी थी, पर अब जाके एनर्जी कम हो गई, राइट। मतलब आपका एनर्जी में ड्रॉप आया है ना। इन द सेम वे जब करंट फ्लो करेगा ना, तब हर रेजिस्टेंस में पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। वर्क करेंगे तभी करंट फ्लो कर पाएगा यहाँ पे। तो इसके जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको अपन V1 से डिनोट करते हैं, इसके वोल्टेज ड्रॉप को V2 से, और इसके वोल्टेज ड्रॉप को V3। और तीनों अलग अलग होगा क्योंकि तीनों के रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग है। हो सकता है एक छोटा सा स्पीड ब्रेकर होगा, एक बड़ा स्पीड ब्रेकर है ना, और एक ऐसा वाला। तो क्या तीनों में सेम इंटेंसिटी से आपको हिट लगेगा क्या गाड़ी को? नहीं ना। इन द सेम वे जब रेजिस्टेंस अलग अलग है तो वर्क भी अलग अलग करना पड़ेगा उसको क्रॉस करने के लिए। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? एक छोटा सा स्पीड ब्रेकर होता तो आप भगा दो दोबारा गाड़ी, हम रोकते नहीं गाड़ी को, छोटा सा स्पीड ब्रेकर ना निकल जाएंगे। पर अगर एक बड़ा स्पीड ब्रेकर तो हम गाड़ी को एकदम धीरे कर देते हैं, राइट, और फिर उसको क्रॉस करते हैं। इन द सेम वे अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम ज्यादा है तो उनमें वर्क भी हमें कम ज्यादा करना पड़ेगा। और वो वर्क हम निकालें कैसे? V क्या होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग? V इज इक्वल्स टू I। अब करंट तो तीनों में सेम फ्लो कर रहा है ना, बट रेजिस्टेंसेस अलग अलग है। तो V1 क्या हो जाएगा? IR1, V2 क्या हो जाएगा? IR2, एंड V3 विल बी। समझ में आ रहा है? और ये तीनों मिला के कितना होगा? V के बराबर होगा, क्योंकि लगे तो वो V के अक्रॉस ही है। आया ना? मतलब अगर 12 वोल्ट की बैटरी है तो तीनों का पोटेंशियल ड्रॉप मिला के 12 वोल्ट आएगा। आप ये बोल सकते हो कि मेरे पास जितनी एनर्जी है मैंने तीनों को दे दी, मेरे पास जितनी भी एनर्जी थी मैंने तीनों को बांट दी। तीनों ने किस हिसाब से लिए कि उनका रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना कितना कितना, बट ऐड करने पे इसके बराबर आना चाहिए। समझ लो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। आया ना? V1 की जगह लिख दो IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। दिस इज V। I कॉमन निकालो सब में, अंदर क्या बचा? R1 प्लस R2 प्लस R3। अब अगर आप इस इक्वेशन को अपने ओम्स लॉ से कंपेयर करोगे तो R की जगह आपको क्या दिख रहा है? सम ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि सीरीज में रेजिस्टेंस ऐसे ऐड होता है। कंपेयर कर रहे हैं ना इक्वेशन, V की जगह V, I की जगह I, R की जगह तीनों का सम आ गया। So whenever the resistances are connected in series, उनका कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट क्या होता है? तीनों का एडिशन, या सारे रेजिस्टेंस का एडिशन। क्लियर है? ठीक है, तो क्या लिखियो आप लोग अभी? सेट टू बी कनेक्टेड इन सीरीज, याद है तुम्हारा? चलिए ये पहले सर्किट बना लो। R1 R2 R3 V1 V2 V3 I और V, इतना लिख लो, इतना लिखो पहले, सर्किट बनाओ पहले।
आइए अभी मत लिखो, मैं लिखवाऊंगा उसके बाद करिए। नीचे लिखो, इन द गिवन सर्किट, in the given circuit, in the given circuit, resistances R1, R2 and R3. In the given circuit, the resistances R1, R2 and R3 are connected in series. Are connected in series. Are connected in series across a cell of potential difference. Across a cell of potential difference. Across a cell of potential difference V, capital V. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में, when current flows through a resistance, when current flows through a resistance, when current flows through a resistance, comma, a potential drop, a potential drop, a potential drop occurs across the resistance. A potential drop occurs across the resistance. First up, this potential drop can be found by Ohm's law. This potential drop can be found by Ohm's law. Can be found by Ohm's law. क्या था Ohm's law? ब्रैकेट में लिख लो, V is equals to IR. V is equals to IR. ठीक है, तो अब नेक्स्ट लाइन में लिखने चालू करना. The potential drop across resistance R1. The potential drop across resistance R1. The potential drop across resistance R1. Resistance R1 is V1 equal to IR1. Is V1 equal to IR1. ऐसे दो लाइन और लिख लो फटाफट, V2 और V3 के लिए, जल्दी जल्दी. The potential drop across resistance R2 is V2 IR2 and the potential drop across resistance R3 is V3 IR. ठीक है, and V1 V2 V3 का वैल्यू IR1 IR2 IR. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में, the potential difference across the three resistors, the potential differences across the three resistors, the potential differences across the three resistors are produced by the source of potential difference V, by the source of potential difference V. अल्टीमेटली ये V1 V2 V3 को यही तो प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है, therefore V is equals to V1 plus V2 plus V3. अरे अगले लाइन में लिखना इक्वेशन. therefore V is equals to V1 plus V2 plus V3. वैल्यूज पुट कर दो, V1 V2 V3 की, IR1 plus IR2 plus IR3. I कॉमन ले लेना,
V इज इक्वल्स टू, यहां तक लिख के छोड़ना ना, अभी नीचे वाला स्टेप मत लिखना, ये बॉक्स तक बना के छोड़ना। V इज इक्वल्स टू I कॉमन, ब्रैकेट के अंदर R1 प्लस R2 प्लस R2, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट मतलब तीनों का मिला के वैल्यू कितनी आती है, इक्विवेलेंट। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द थ्री रेजिस्टेंसेस, the equivalent resistance of the three resistances is a single resistance, is a single resistance, is a single resistance which when connected across the same potential difference, which when connected across the same potential difference, which when connected across the same potential difference draws the same amount of current, draws, DRAWS, draws the same amount of current, draws the same amount of current as done by the three resistances, as done by the three resistances, as done by the three resistances। देखो ये जो लिखे हैं 2 लाइन 3 लाइन, इसका क्या मतलब है, मान लो मैंने ये 3 रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाया, ठीक है, और इसको मैं, इस पूरे सर्किट को मैं ऐसे रिप्लेस कर दूंगा एक रेजिस्टेंस से, और वो उस एक रेजिस्टेंस को मैं इसका इक्विवेलेंट बोल रहा हूं या आरएस बोल लो, क्योंकि सीरीज में, तो इसकी वैल्यू जो भी आएगी और इन तीनों की अलग अलग वैल्यू जो भी होगी, पर जब इन तीनों को सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा सेम पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, इसको भी रखा जाएगा, तो सेम करंट दोनों में फ्लो होना चाहिए, तब तो आप इसको इसका इक्विवेलेंट बोलोगे ना। नहीं, इस तीनों की जगह अपन ये भी लगा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए सर्किट में, करंट जितना यहां फ्लो करना है उतना ही यहां भी फ्लो करना चाहिए, तभी आप उस सिंगल रेजिस्टेंस को इन तीनों का इक्विवेलेंट बोल सकते हो। क्लियर, समझ में आ रहा है क्या बोलता हूँ ना? इन तीनों की जगह अपन रिप्लेस करेंगे ना एक से, और उस एक रेजिस्टेंस को हम इन तीनों का इक्विवेलेंट बोल रहे हैं। इक्विवेलेंट मतलब उन तीनों के बराबर, उन तीनों के जैसा। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में देखो, let RS be the equivalent resistance, let RS be the equivalent resistance, let RS be the equivalent resistance, let RS, उस R1 R2 R3 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS है, let RS be the equivalent resistance, then V is equals to IRS, V is equals to IRS। इसको इक्वेशन नंबर 2 देना, और इसके पहले जो एक लिखियो I कॉमन निकाल के उसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देना, ये वाले को 1 और इस वाले को 2, ठीक है। आप दोनों कंपेयर करो, कंपेयरिंग 1 and 2, अब क्या लिख सकते हैं, RS is equals to R1 plus R2 plus R3, R1 plus R2 plus R3, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या था, हम कंपेयर कर रहे हैं ना, तो V और I तो सेम है दोनों की जगह, बस RS की जगह ये आ गया है ना, तो इन दोनों को इन दोनों कंपेयर करके अपन RS की वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए लाइन लिखना, नीचे कंक्लूजन लिखना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का है, equivalent resistance of a
number of resistances, equivalent resistance of a number of resistances in series is equal to the sum of all the resistances, is equal to the sum of all the resistances. ये लाइन समझ में है क्या लिख लो, रीड करो, इस बार दो बार रीड करो, जल्दी से दो बार सब रीड करेंगे ना इसको. Equivalent resistance of a number of resistances in series is equal to the sum of all the resistance. अगर आपके 5 रेजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड है आपस में, तो उनका इक्विवेलेंट क्या होगा, पांचों का एडिशन, सम. कंक्लूजन हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन. ठीक है, ओके. तो इससे एक और कंक्लूजन निकाल सकते हैं अपन. मान लो आपने 1 ओम का एक रेजिस्टर लगाया, 2 ओम का लगाया और 3 ओम का लगाया. समझ लो, 3 रेजिस्टर लगे हैं सीरीज में, 1 ओम का, 2 ओम का, 3 ओम का. तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, 6. मतलब इसकी जगह अगर आप ये भी कर दोगे तो एक ही बात, इट इज वन एंड द सेम थिंग. एम आई क्लियर? तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है ना, उसकी खास बात क्या होती है कि वो रेजिस्टेंस की वैल्यू उन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस में से जो सबसे बड़ा है उससे भी बड़ी होती है. इन तीनों में सबसे बड़ा क्या है, 3. और जो अपना आंसर आया इक्विवेलेंट, वो 3 से बड़ा है. समझ रहे? इन सब में से बड़े में से बड़ा है. क्लियर? ठीक है, इस पे लाइन लिखना नीचे. The equivalent resistance is greater than the greatest resistance among all the resistors connected in series. Greatest resistance among all the resistors connected in series. ठीक है, कनेक्टेड इन सीरीज. अब अगर मान लो अगर एक ही जैसे रजिस्टर्स आप सीरीज में लगा रहे हो, ये भी 1 ओम का, ये भी 1 ओम का, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो आप 1 को 6 बार ऐड करो या 6 into 1 कर दो, एक ही मतलब है. नहीं, आप 5 into 6 करो तब भी 30 आएगा, आप 5 को 6 टाइम्स ऐड करोगे तब भी 30 आएगा. तो अगर सारे रेजिस्टेंस एक जैसे है ना, तो जितने रेजिस्टेंस हैं, कितने रेजिस्टेंस है, 6 इंटू एक की वैल्यू क्या है, 1, तो 6 ओम. समझ रहे? तो मतलब इफ ऑल द रेजिस्टेंस आर ऑफ सेम काइंड, मान लो ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, और ऐसे n रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, आर एस इज इक्वल्स टू एन आर. सकते हैं ऐसा? क्यों? देखो देखो स्प्लिट लाइन. The equivalent resistance of the equivalent resistance of n identical resistors, n ना ये वाला n ना, n identical resistors, एक जैसे n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स दिए हैं मैंने. ठीक है, जैसे आप लोग की वो दिवाली लाइट्स होती है,
सारे एक जैसे तो है ना, सारे बल्ब, सारे एलईडी एक जैसे ही है, तो सारे एलईडी अपने आप में एक रजिस्टर है, ठीक है। हाँ, क्या लिखिए, the equivalent resistance of n identical resistors connected in series, connected in series, connected in series, connected in series is Rs is equals to Nr. Rs is equals to Nr. ठीक है, अगला कॉम्बिनेशन लिखना पैरेलल, सेकेंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। देखो सीरीज में तो अपन ने एंड टू एंड जोड़ा था, अब पैरेलल में क्या करने वाले हैं, ये रहा एक रजिस्टर, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड, तीनों का एक एंड को जोड़ दिए और उसको कनेक्ट कर दिए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और तीनों के दूसरे एंड को जोड़ दिए और कनेक्ट कर दिए बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, कनेक्ट, राइट। मतलब सारे रजिस्टर्स डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड है, हाँ या ना। पिछले वाले में ऐसा नहीं हो रहा था ना, पिछले वाले में पहला वाला बस एक एंड से कनेक्टेड था, आखिरी वाला दूसरे एंड से, बाकी बीच के जितने भी रजिस्टर्स थे कोई भी डायरेक्टली सेल से कनेक्टेड नहीं था। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है, यहाँ तो सबका एक एंड डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड है, हाँ या ना, और सभी का दूसरा एंड भी बैटरी से कनेक्टेड है। मतलब इसका जो पूरा एनर्जी है ना, सब में इक्वल इक्वल जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, सेम जा रहा है। मतलब अगर ये 12 वोल्ट का अगर सेल होगा ना, तो इसका वोल्टेज ड्रॉप 12 वोल्ट का है, इसका वोल्टेज ड्रॉप भी 12 वोल्ट का है, और इसका वोल्टेज ड्रॉप भी 12 वोल्ट, तीनों साथ में एक साथ कनेक्ट है ना, क्लियर। तो उसमें करंट सेम था, इसमें वोल्टेज ड्रॉप सेम है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे करंट अलग अलग क्यों होगा, ध्यान देना, यहां से करंट निकला, यहां तक गया, कोई दिक्कत नहीं उसको, बट यहां आने के बाद उसको तीन रास्ते दिखे, क्योंकि ऐसा पिछले वाले में नहीं था ना। पिछले वाले में जब करंट यहां से निकला तो उसके पास एक ही रास्ता था, इसलिए तीनों रजिस्टर्स में सेम करंट गया, है क्लियर। क्यों उसी का कपूर, हाँ, गुलदेश, स्टडिंग एलिमेंट कौन है, गुलदेश है कि अपूर्व है। इसके साथ बैठता तो मुझे अलग करना पड़ा, फिर को अब उसके साथ बैठ रहा है तो वो भी फंस रहा है, वो भी डिस्टर्ब हो रहा है, मैं क्या समझू उससे, कंपेयर करूं वन और टू इक्वेशन में, एलिमेंट कौन है। यहाँ पे अल्टरनेट पाथ नहीं था करंट के पास, तो जितने रजिस्टर सीरीज में सब में सेम करंट जाता है, करंट इज सेम बट वोल्टेज ड्रॉप वेर डिफरेंट, आया ना, पक्का। बट अब पैरेलल में क्या हो रहा है, उस टोटल करंट के पास तीन पाथ है। अब अगर यहाँ बहुत सारी गाड़ियां हैं तो उनके पास तीन अलग अलग पाथ है ना, तो कुछ गाड़ियां हो सकता है इधर से चले जाए, कुछ इधर से और कुछ इधर से, मतलब करंट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट डिपेंड करेगा कि रजिस्टर्स की वैल्यू क्या है। जहां रजिस्टर्स ज्यादा होगा, जो रोड बहुत खराब होगी वहां लोग कम जाना पसंद करेंगे, और जो रोड एकदम स्मूथ होगी वहां पे लोग ज्यादा जाएंगे, वहां ट्रैफिक ज्यादा रहेगा। द सेम वे, जहां रेजिस्टेंस ज्यादा है वहां करंट कम जाएगा, और जहां रेजिस्टेंस कम है वहां करंट ज्यादा जाएगा। और अगर तीनों की सेम वैल्यू ले लोगे तो तीनों में इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे 6 एम्पियर करंट आ रहा होगा तो दो इधर चला जाएगा, दो इधर चला जाएगा, दो इधर चला जाएगा। ऐसा तभी होगा जब रेजिस्टेंसेस सेम है, तीनों पैरेलल वाले रेजिस्टेंस अगर सेम है तभी करंट इक्वल डिवाइड होगा, अदरवाइज रेजिस्टेंसेस के अकॉर्डिंग करंट डिवाइड हो जाएगा। और वो करंट भी जैसे आपने अभी V1 V2 V3 निकाला ना ओम्स लॉ से, निकाला था ना पीछे, V1 इज इक्वल्स टू IR1, V2 इज इक्वल्स टू IR2, V3 इज इक्वल्स टू IR3, ओम्स लॉ के भी निकाले थे। वैसे ही हम ओम्स लॉ निकाल के I1 I2 एंड I3 निकाल सकते हैं। ये हो गया मेरा R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। सबका पोटेंशियल V रहेगा, एक और सर्किट बनाता हूं, ध्यान देना, दिस इज R1
this is R2 and this is R3 connected across a potential difference of V. करंट निकला I, यहां गया I1 R1 में, I2 R2 में एंड I3 R3 में, राइट। तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस V है क्योंकि तीनों डायरेक्टली V से कनेक्टेड है। तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, V क्योंकि तीनों डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड है ना। वहां पे सीरीज में कनेक्टेड थे इसलिए कोई को भी डायरेक्टली पूरा V नहीं मिलता, क्योंकि कोई भी एक रेजिस्टेंस भी डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड नहीं, बैक टू बैक कनेक्टेड है, राइट। अब I1 निकालना हो तो क्या करूंगा मैं, I इक्वल्स टू क्या होता है, V बाय VR नहीं, हर बार I इक्वल्स टू VR, V इक्वल्स टू IR, फिर R इक्वल्स टू V, ये थोड़ा होता है उसको। अगर आप V इक्वल्स टू IR बोल दियो तो अब I इक्वल्स टू V बाय R नहीं होगा, तो I इक्वल्स टू V बाय R1, I1 अगर निकाल रहा हूं, I2 निकालूंगा तो V बाय R2 और I3 निकालूंगा तो V बाय R। अब आप कुछ समझ जाओ, अगर रेजिस्टेंसेस अलग अलग हुए तो करंट अलग अलग होगा, और अगर रेजिस्टेंसेस सेम हुए तो करंट भी सेम होगा, क्योंकि V तो सबका सेम है, V इज सेम फॉर ऑल। अब बस रेजिस्टेंस पे करंट का वैल्यू डिपेंड करेगा, समझ गए। तो आपने सीरीज भी पढ़ लिया, आपने पैरेलल भी पढ़ लिया। अब मुझे सोच के बताओ कि घर में कैसा कनेक्शन होता है, पैरेलल, क्योंकि घर के हर डिवाइस की करंट की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। आप सोचोगे कि जितना करंट एक एडाप्टर को चाहिए आपके चार्जर के, क्या उतने करंट में आपका एसी चल जाएगा क्या, एसी को और ज्यादा बड़ा करंट चाहिए होगा, तभी तो इनके प्लग्स भी अलग अलग होते हैं ना। आपके घर में 5 एम्पियर का करंट आता है और 15 एम्पियर का करंट आता है, तभी आप लोग पावर प्लग्स भी लगाते हैं। जिनके घर में भी एसीज होंगे उसका थोड़ा प्लग बड़ा होगा, है ना, उसका जो सॉकेट है वो भी बड़ा होगा, ऑब्वियसली अगर प्लग बड़ा तो सॉकेट भी बड़ा होगा ना, वरना जाएगा कैसे अंदर, समझ रहे हो। प्लग सॉकेट समझते हैं ना, दिस इज प्लग और जिसके अंदर घुसा हुआ ये है सॉकेट। ऑब्वियसली अगर प्लग बड़ा है तो सॉकेट भी बड़ा चाहिए, तो ऐसे हैवी करंट डिवाइसेस के लिए उनके प्लग्स और सॉकेट बड़े होते हैं, उनको अपन पावर प्लग्स बोलते हैं। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। तो हमारे घर में कनेक्शन कैसा होता है, बिकॉज हर डिवाइस को अलग अलग टाइप का करंट चाहिए होता है, अलग अलग वैल्यू का करंट चाहिए होता है, क्योंकि सबका रेजिस्टेंसेस अलग अलग है। मैं क्लियर, सीरीज में लगा दोगे ना तो फिर एक ही करंट सब में जाएगा, उससे सारे डिवाइसेस नहीं चल पाएंगे, कुछ चल जाएंगे कुछ नहीं चलेंगे। क्लियर है, हाँ पर वो एक एफिशिएंट मेथड नहीं सीरीज में लगाओगे, ठीक है। क्लियर है। अच्छा एक और बात है, देखो ध्यान देना यहाँ पे, इधर मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं सीरीज में लगाया, एक चीज और ध्यान देना, एक तो करंट रिक्वायरमेंट अलग अलग सबकी, वो समझ में आ गया हमें, है ना। एक चीज ये भी है, अगर मैंने सीरीज में लगाया हमारे घर के अप्लायंसेस को, फॉर एग्जांपल मान लो सीरीज में लगे हुए, तो अगर मैंने स्विच ऑफ किया ना तो सारे डिवाइसेस एक साथ ऑफ हो जाएंगे, समझ रहे हो। अगर मैं एक फैन बंद करना चाह रहा हूं तो मैंने स्विच दबाया तो सारे फैन बंद, जबकि यहाँ पे क्या है, एक फैन यहाँ लगा उसका स्विच अलग लगा दो, एक फैन यहाँ लगा उसका स्विच अलग लगा दो, एक फैन यहाँ लगा उसका स्विच अलग लगा दो। जो स्विच आपने ओपन कर दिया है वहां करंट नहीं जाएगा, जो स्विचेस क्लोज्ड हैं वहां करंट जाएगा। तो ऐसा होता है ना, हमारा जिस रूम में हम बैठे वहां का पंखा लाइट चालू करेंगे, जिस रूम में हम नहीं बैठे वहां का लाइट पंखा थोड़ा चालू करेंगे, तो वेस्टेज, हाँ वो अलग कनेक्शन हो गया, वो तो एक तरह का फ्यूज हो गया, वो अलग चीज, वो तो आप ये समझ लो, कल देखो मैं वो प्रिंट नहीं किया, वो तो आप ये समझ लो एक तरह का फ्यूज है कि आपके घर के पहले एक फ्यूज लगा हुआ है और आपने उसको डाउन कर दिया, मतलब वो स्विच ऑफ हो गया, वो अलग चीज है, ठीक है। ठीक है चलो पैरेलल का कनेक्शन का लिखना, देखो इसमें नीचे हाइफन डाल के, टू और मोर रेजिस्टर्स, टू और मोर रेजिस्टर्स are said to be connected in parallel, two or more resistors are said to be connected in parallel, are said to be connected in parallel if the same potential difference, if the same potential difference exists across these resistors, exist
across these resistors exist across these resistors. ठीक है, ठीक है, चलो आज यही स्टॉप करते हैं। इसका डायग्राम और इसका भी एक फॉर्मूला 1/rp इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 इसको अपन नेक्स्ट क्लास में डिराइव करते हैं। ठीक है, थैंक यू।